नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1962 के भारत चीन युद्ध को एक सैन्य इतिहासकार के नजरिए से गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, यह सिर्फ एक छोटा सा एक महीने का युद्ध नहीं था। यह सैन्य सिद्धांत और दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी एक घटना ने भारत की रक्षा और विदेश नीति की पूरी दिशा ही पलट दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे इस एजेंडे में क्या क्या है। हम कुल 6 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। हिमालयी सीमा विवाद की जड़ें, फॉरवर्ड पॉलिसी की खामियां, अत्यधिक ऊंचाई पर हुई सामरिक विफलता, अचानक हुआ एक तरफा युद्ध विराम, रक्षा रणनीति में आया बड़ा बदलाव और अंत में इस युद्ध की आज तक बनी हुई भू राजनीतिक विरासत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हिमालयी सीमा विवाद। तनाव आखिर शुरू कहाँ से हुआ? अब देखिए, कोई भी युद्ध रातों रात नहीं होता। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कूटनीतिक विफलताओं का एक पूरा डोमिनो इफेक्ट कैसे काम कर रहा था। शुरुआत हुई 1950 में, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और दोनों देशों के बीच संबंधों में पहली बार दरार आई। फिर 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जिसने मानो आग में घी का काम किया। 1961 तक आते आते भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू कर दी थी और फिर नतीजा हम सबके सामने है। अक्टूबर 1962 में युद्ध छिड़ गया, मतलब सशस्त्र संघर्ष का होना बिल्कुल तय हो चुका था। इस विवाद का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। ये कोई एक जगह की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये 2 तरफा विवाद था। पूर्वी मोर्चे पे भारत ने मैकमोहन लाइन को अपनी कानूनी सीमा मान लिया था, जिसे चीन सिरे से नकार रहा था। और उधर पश्चिमी मोर्चे पर अक्साई चीन का इलाका था, जहां चीन ने तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली एक पूरी सड़क ही बना डाली, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा था। यानी पूरब और पश्चिम दोनों ही तरफ तनाव चरम पर था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फॉरवर्ड पॉलिसी की खामियां, जब रणनीति लॉजिस्टिक्स यानी रसद आपूर्ति से बहुत आगे निकल गई। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी आखिर थी क्या भला? असल में ये विवादित क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा अपनी सैन्य चौकियों की तैनाती थी। मकसद तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना था, लेकिन बीजिंग ने इसे एक सीधे और आक्रामक उकसावे के रूप में देखा। एक सैन्य इतिहासकार की दृष्टि से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये एक ऐसा दांव था जिसमें कूटनीतिक जोखिम बहुत ही ज्यादा था। हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा हम सबने सुना है। ये शुरुआती कूटनीतिक भाईचारे और एक बड़े आदर्शवाद का प्रतीक था, लेकिन जमीनी हकीकत वो तो इससे कोसों दूर थी। एक तरफ शांति के ये नारे गूंज रहे थे और दूसरी तरफ अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर एक भीषण युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ये एक ऐसा कड़वा विरोधाभास था जिसने साबित कर दिया कि केवल कूटनीतिक आदर्शवाद के भरोसे सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, अत्यधिक ऊंचाई पर सामरिक विफलता, अक्टूबर 1962 का असल युद्ध। अगर हम सैन्य नजरिए से दोनों देशों की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। भारतीय सेना इस अप्रत्याशित हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यहां तक कि सैनिकों के पास जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए विंटर गियर भी नहीं थे। दूसरी तरफ चीन की तैयारी पूरी थी और उनकी प्लानिंग बेहतरीन थी। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भारत की सप्लाई लाइंस कमजोर थी, जबकि चीन ने तिब्बत के रास्ते एक बहुत ही मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया था। शून्य से नीचे के तापमान में ये लॉजिस्टिक असमानता भारत को बहुत भारी पड़ी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। संख्या बल का अंतर बिल्कुल साफ है। चीन ने फॉरवर्ड इलाकों में 80,000 से अधिक सैनिकों की फौज खड़ी कर दी थी, जबकि भारत के पास केवल 20,000 सैनिक थे, 1 के मुकाबले 4 का अनुपात। इसी भारी संख्यात्मक बढ़त की वजह से चीनी सेना ने नेफा और लद्दाख में इतनी तेजी से आगे बढ़ती गई और भारतीय चौकियों को पीछे धकेल दिया। 1383, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये उन वीर भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्होंने इस भीषण युद्ध में अपनी जान गंवा दी। नाम का चूके युद्ध जैसे मोर्चों पर इस सामरिक विफलता की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। इसके अलावा लगभग 3,968 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी भी बना लिया गया। भारत के सैन्य इतिहास का ये सच में एक बेहद दर्दनाक अध्याय है। इतनी तबाही के बाद चौथा भाग, एक तरफा युद्ध विराम, युद्ध पर एक अचानक लगा हुआ ब्रेक। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकदम से लड़ना क्यों बंद कर दिया? क्या ये महज कोई सैन्य फैसला था या इसके पीछे किसी बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति का हाथ था? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं।
इसका असल जवाब है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। उस समय दुनिया पर शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट की परछाई मंडरा रही थी। चीन ने अपना दाव चलने के लिए बिल्कुल वही समय चुना जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे इस भारी संकट पर टिका हुआ था। और जैसे ही वो संकट शांत होने लगा और दुनिया की नजरें वापस एशिया की ओर मुड़ने लगी, चीन ने तुरंत एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये एक बेहद ही सटीक और चालाक भू राजनीतिक टाइमिंग थी। युद्ध विराम की शर्तें भी बड़ी हैरान करने वाली थीं। चीन ने ऐलान किया कि वो पूर्वी क्षेत्र यानी नेफा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जो अत्यधिक रणनीतिक महत्व वाला अक्साई चीन का इलाका था, उस पर उसने अपना कब्जा बनाए रखा। भारत ने आश्चर्यचकित होते हुए भी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इस युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? 5वां भाग, रक्षा रणनीति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। ये एक असली वेकअप कॉल थी। इस हार का झटका इतना जबरदस्त था कि तत्कालीन रक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद भारतीय सेना के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की नींव रखी गई। सीमाओं पर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को टॉप प्रायोरिटी दी गई। और सबसे बड़ा बदलाव तो विदेश नीति में आया। सख्त गुटनिरपेक्षता की नीति में ढील दी गई और सामरिक मदद के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की ओर रुख किया गया। मतलब अब आदर्शवादी कूटनीति का वो पुराना युग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। रक्षा रणनीतिकारों ने भविष्य के लिए 3 एकदम स्पष्ट सबक सीखे। पहला, कूटनीति के पीछे सैन्य ताकत का मजबूत बैकअप होना ही चाहिए। दूसरा, सीमावर्ती इलाकों में उन्नत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना बेहद जरूरी है। और तीसरा, सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड यानी अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध के लिए विशेष ट्रेनिंग देना। ये एक पक्का संकल्प था कि 1962 की उन लॉजिस्टिक गलतियों को अब दोबारा कभी नहीं दोहराया जाएगा। और अब हमारा आखिरी भाग, इस युद्ध की भू राजनीतिक विरासत जो आज भी कायम है। युद्ध तो 1962 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का मसला आज भी अनसुलझा है। 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसक झड़पें हुई, वे इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि 1962 में जो चिंगारी भड़की थी वो आज तक बुझी नहीं है। आज भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तनाव की जो मुख्य वजह है वो यही अनसुलझी सीमाएं ही तो हैं। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और ज्वलंत प्रश्न खड़ा होता है। 1962 की ये अनसुलझी सीमाएं 21वीं सदी में एशिया की सुरक्षा का भविष्य कैसे तय करेंगी? देखिए, 1962 का युद्ध इतिहास की किताबों में बंद गोई धूल खाती हुई घटना नहीं है। ये एक जिंदा केस स्टडी है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हिमालय कूटनीति कितनी नाजुक है और सैन्य तैयारियों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये सच में गहराई से विचार करने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और बारीकियों को समझते रहें।